मैं बाहर बरामदे में सो रहा था और मुझे बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी। मेरी चाची मुझे देखकर कहती है कि बाहर बहुत ठंड है, तू ऐसा कर यहाँ मत सो, प्रीति के पास चला जा, उसके साथ जाकर वहाँ लेट जा। क्योंकि हमारे 2 ही कमरे थे, मुझे बहुत खुशी हुई। आपको बता नहीं सकता मैं कितना ज़्यादा खुश था। मैं अपनी चाची की बात मानकर प्रीति के पास जाकर लेट गया। प्रीति लेटी हुई थी और साइड में मैं भी था। जैसे ही आधी रात हुई, मैंने प्रीति की चादर पर हाथ फेरना शुरू कर दिया। प्रीति भी जाग रही थी, लेकिन उसने मुझे कुछ नहीं कहा। धीरे धीरे मुझे पता लगने लगा कि प्रीति भी कुछ चाहती है। बस फिर क्या था, मैंने एक ही बारी में उसकी, मेरी चाची की छोटी बहन बहुत सुंदर थी, लेकिन मुझे उन्हें सुंदर कहने में बहुत शर्म आ रही थी, क्योंकि मुझे डर लग रहा था कि अगर मैंने उन्हें ऐसा कह दिया तो कहीं वो चाची को ना बता दे। आज तक मैंने चाची की बहन से ऐसी बातें करते नहीं सुनी थी। हम जॉइंट फैमिली थे। मेरे पापा और चाचा जी खेती का काम करते थे और वो ज़्यादातर खेत में ही रहते थे। मेरी चाची और मेरी मम्मी घर पर ही रहती थी। मेरी चाची का एक बेटा था जिसकी उम्र करीब 6 साल थी। मेरी चाची की 2 बहनें थीं। चाची की उम्र 28 साल और उनकी छोटी बहन की उम्र करीब 22 साल थी। चाची की बहन को तो मैंने चाचा की शादी वाले दिन ही अपना दिल हार बैठा था। शाम के समय हम खाना खा रहे थे। उसी वक्त चाची ने मुझे बताया कि बलजीत का जन्मदिन है और उसकी मौसी को यहाँ आना है और वो उसे लेकर आ जाए। बस फिर मैंने ये सुनते ही शादी जैसी चाहत मेरे दिल में चढ़ गई। मैंने वैसे ही चाची से पूछ लिया कि चाची आपके घर वालों को भी आना है। चाची ने कहा नहीं, उनको नहीं आना, क्योंकि पापा की सेहत ठीक नहीं है, इसी वजह से मम्मी उन्हें छोड़कर नहीं आ सकती। लेकिन छोटी बहन ने कहा कि मेरे एकलौते भांजे का जन्मदिन है तो ज़रूर आऊंगी। जब वो बस स्टैंड पर जाएंगे तो तुम उन्हें ले आना। मैंने उन्हें तुम्हारा नंबर दे दिया है, बस स्टैंड पर आकर वो तुम्हें फ़ोन कर देगी। मैं आपको बता नहीं सकता उस समय मुझे कितनी ज़्यादा खुशी हो रही थी। मैंने जल्दी से खाना खाया और अपने कमरे में चला गया। अपनी सुंदर सी पैंट शर्ट निकाल कर प्रेस करने लगा, क्योंकि आज मैं चाची की बहन को अपनी ओर आकर्षित करना चाहता था। मैं उन्हें काफ़ी टाइम से पसंद करता था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि वो मुझे पसंद करती है या नहीं, और ना ही मैंने कभी उनसे इस बारे में पूछा था, क्योंकि मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी। मैं बहुत बेसब्री से उनके फ़ोन आने का इंतज़ार कर रहा था। मुझे ये था कि वो जल्दी से मुझे फ़ोन करे और मैं भागकर उनके पास चला जाऊं और उन्हें गले लगाऊं। लेकिन गले लगाना तो मैं सपनों में ही सोच सकता था, असल में मैं कुछ नहीं कर सकता था। खैर, मैंने जल्दी जल्दी अपने कपड़े प्रेस किए और बाथरूम में नहाने चला गया। वैसे मैं अपना फ़ोन बाथरूम से बाहर ही रखता था, लेकिन आज मुझे इतना ज़्यादा चाह था कि मैंने बाथरूम में ही फ़ोन ले लिया। मुझे ये था कि अगर उन्होंने मुझे फ़ोन किया और मेरा फ़ोन मेरे पास ना हुआ तो कहीं वो गुस्सा ना हो जाए और फ़ोन करके चाची को ना बता दे। बस इसी वजह से मैंने फ़ोन बाथरूम में ही ले लिया। मैं जल्दी से नहा के अपने कपड़े पहनकर बाहर आ गया। आज मैंने एक महंगा परफ्यूम लगाया था, जिसे मैंने एक बार भी यूज़ नहीं किया था। मेरे बर्थडे पर वो परफ्यूम मुझे मेरे दोस्त ने गिफ्ट में दिया था, जिसे आज स्पेशली मैंने चाची की बहन के आने की खुशी में लगाया था। परफ्यूम से ज़्यादा चाची की बहन मेरे लिए स्पेशल थी, जिसे मैं काफ़ी समय से मिस कर रहा था, लेकिन कभी भी उनके साथ बात नहीं हुई थी। और आज मुझे उनके साथ कई बातें करने का मौका मिल रहा था। मैं पूरी तरह तैयार हो चुका था कि तभी मुझे एक नए नंबर से फ़ोन आया। मुझे पता था कि ये किसका नंबर है, क्योंकि चाची की बहन के अलावा मुझे कोई फ़ोन नहीं कर सकता था, इसलिए मैंने जल्दी से फ़ोन उठाया। जैसे ही मैंने हेलो कहा, आगे से मीठी सी आवाज़ सुनकर सच में मैं
वो चाची की बहन थी। उन्होंने कहा, क्या आप समीर बोल रहे हैं? मैंने कहा, हाँ। वो बोली, मैं बस स्टैंड पर आ गई हूँ, मुझे आकर ले जाओ। इतने सुनते ही मुझे पता नहीं क्या होने लगा। मैंने कहा, आप इंतज़ार करें, मैं अभी आया, बस थोड़ा टाइम ही लगेगा। उन्होंने कहा, ठीक है। ये कहते हुए उन्होंने फ़ोन काट दिया। परफ्यूम तो मैंने पहले ही लगाया हुआ था, पर मैं फिर से परफ्यूम छिड़क कर निकल पड़ा। मैंने जल्दी से चाबी उठाई और खुशी खुशी चाची की बहन को लेने चला गया। मुझे काफ़ी ज़्यादा एक्साइटमेंट हो रही थी उन्हें देखकर, क्योंकि आज मैंने उन्हें काफ़ी समय बाद देखना था। चाचा की शादी के बाद मैं हॉस्टल की पढ़ाई के लिए दूसरे शहर चला गया था और वहां से मैं काफ़ी सालों बाद घर आया था। इस वजह से मेरी उनसे मुलाकात नहीं हो सकी थी और ना ही हमने एक दूसरे का नंबर लिया था जिससे हम फ़ोन पर बात करते। इस वजह से मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही थी। उस समय मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। खैर 10 मिनट का रास्ता था। मैं जल्दी से तेज़ बाइक चलाकर उन्हें बस स्टैंड से लेने के लिए बढ़ा। जैसे ही मैं बस स्टैंड पहुंचा तो चाची की बहन को देखकर मेरे होश उड़ गए, क्योंकि वो इतनी ज़्यादा सुंदर लग रही थी कि मैं बता नहीं सकता। उन्होंने कटिंग करवाई हुई थी। कटिंग करवाने के बाद वो कुछ ज़्यादा ही खूबसूरत लग रही थी। उन्होंने लाल रंग का ड्रेस पहन रखा था जिसमें वो पूरी आग लग रही थी। उस दिन तो उन्होंने मेरे होश ही उड़ा दिए थे। मैं जल्दी से उनके पास गया और मैं उन्हें देखते ही रह गया। वो दूध से भी ज़्यादा सफ़ेद थी। वह जितनी सुंदर थी, मैंने कभी कोई लड़की नहीं देखी थी। मैंने उसके पास जाकर उसका बैग पकड़ लिया और उसे बाइक पर बिठाने के लिए कहा। मैंने उसका सामान अपने आगे रख लिया और खुद थोड़ा पीछे बैठ गया। वह भी पीछे की ओर बैठ गई। मैं जानबूझकर बार बार ब्रेक मार रहा था ताकि वह मुझसे टकराए, क्योंकि मैं तो उन्हें छू नहीं सकता था, लेकिन मैंने इस तरह की हरकत की ताकि वह मुझे खुद छू ले। मैं बाइक के शीशे में उसे देख रहा था। शायद उसने भी इस बात को महसूस कर लिया था। जब मैं उसे लेकर आ रहा था उस समय मैं बाइक बहुत तेज चला रहा था, लेकिन अब मैं बाइक इतनी धीरे चला रहा था कि अगर कोई भी टहलता हुआ भी मेरे साथ चला जाता तो वह मुझसे पहले पहुंच जाता। शायद उसने भी इस बात को महसूस कर लिया था। आखिरकार उसने मुझसे कह दिया, इससे अच्छा तो मैं चलकर चली जाती। मैंने मजाक में कह दिया, मैं पहली बार ड्राइविंग कर रहा हूँ, इसलिए अभी थोड़ा डर लग रहा है। वो बोली, आपसे ज़्यादा तेज़ तो मैं चला लेती हूँ। मैंने कहा, फिर मुझे भी सिखा दो। मेरी ये बात सुनकर वो हंसने लगी और बोली, अगर तुम्हें मेरी तरह तेज़ ड्राइविंग सीखनी है तो तुम लोगों के एक्सीडेंट ही करोगे। उसकी इस बात पर मेरा हंसना बंद नहीं हो रहा था। वो भी हंस रही थी और हंसते हुए वो कुछ अधिक ही खूबसूरत लग रही थी। मैंने कहा, वैसे तुम्हारी स्माइल बहुत सुंदर है। मेरी बातें सुनकर वो शर्माने लगी। इसी तरह की बातें करते हम घर पहुंच गए। चाची अपनी बहन को देखकर बहुत खुश हो गई। खुशी के साथ वो एक दूसरे से गले मिलने लगी। राहुल भी अपनी मौसी को देखकर बहुत खुश हो रहा था। अगले दिन चाचा के बेटे का जन्मदिन था। घर में तैयारियों का माहौल था, क्योंकि हमने अपने घर में एक छोटी सी पार्टी रखी थी। हमने रिश्तेदारों को नहीं बुलाया था, लेकिन गांव के सभी को बुलाया था। रात के समय पार्टी शुरू हो गई। जन्मदिन मनाने के लिए मैंने बलजीत को कपड़े लाकर दिए थे। मैं चाहता था कि राहुल की मौसी पहले तैयार हो जाए ताकि मैं उसके साथ मैचिंग कपड़े पहन सकूं। शायद ऐसे फीलिंग लड़कियां लेती होंगी, लेकिन मैं जैसी फीलिंग ले रहा था वो अनोखी थी। मैंने देखा कि रात की पार्टी में उसने नीले रंग का सूट पहना हुआ था। उसमें वो बहुत ज़्यादा कमाल लग रही थी। जब मुझे पता चला कि उसने नीला रंग का सूट पहना है तो मैंने भी उसी समय नीली शर्ट
खरीद ली। मैं सभी के सामने अपनी ये कोशिश कर रहा था कि मैं नहीं जानता था कि चाचे की बहन ने भी वही रंग पहना है। मैंने तो पहले ही इसे सिलेक्ट कर लिया था। खैर, सभी ने इस बात को ज़्यादा सीरियस नहीं लिया क्योंकि सभी पार्टी में बिजी थे। लेकिन इस बात को चाची की बहन ने कुछ ज़्यादा ही सीरियस ले लिया। पार्टी का अरेंजमेंट बहुत अच्छा गया था। रात के 12 बजे पार्टी ख़त्म हो गई और खाना खाने के बाद सभी अपने अपने घर चले गए। रात के समय चाचा का बेटा मेरे साथ ही सोया क्योंकि वो शुरू से ही मेरे साथ रहता था और अब तो मेरे साथ सोने की आदत हो गई थी। मैं अपने कमरे में अकेला सोता था, इसलिए मैंने उसे अपने साथ सोने के लिए ले लिया था। मैं भी उसके साथ बहुत प्यार करता था, लेकिन आज वो जिद कर रहा था कि मैं अपनी मौसी के साथ सोऊं। मैंने कहा, चाची कोई बात नहीं, उन्हें अपनी मौसी के साथ ही सोने दो, मैं बाहर बरामदे में लेट जाऊंगा। इसके बाद बलजीत अपनी मौसी के साथ मेरे कमरे में मेरे बिस्तर पर लेट गया और मैं बाहर बरामदे में अपना मन ढक कर लेट गया। लेकिन बाहर बहुत ज़्यादा ठंड थी। फिर भी मैंने सोचा कि मैं उन्हें डिस्टर्ब नहीं करूँगा, वे आराम से सो जाएं। वैसे भी थोड़े टाइम बाद दिन निकल ही जाएगा। मैं भी फ़ोन बंद करके सोने की तैयारी कर ही रहा था कि तभी चाची मेरे पास आ गई और बोली, बाहर तो बहुत ज़्यादा ठंड है, मैं तुम्हें इस तरह बाहर नहीं सोने दूंगी। तुम एक काम करो, तुम भी अंदर जाकर सो जाओ। ये सुनते ही मेरे चेहरे पर खुशी आ गई, लेकिन मैंने चाची के सामने अपनी खुशी जाहिर नहीं होने दी। मैंने कहा, नहीं चाची, इस तरह अच्छा नहीं लगता। चाची बोली, कोई बात नहीं। फिर क्या हो गया, तुम चलो अंदर, मैं तुम्हें कह रही हूं ना। उसी समय चाची ने मेरा हाथ पकड़ लिया और मुझे अंदर ले गई। मैंने देखा राहुल अपनी मौसी के साथ सो रहा था। उसी समय चाची ने अपनी बहन को जगाया और कहा, प्रीति, राहुल को थोड़ा साइड करके ले लें, इसे बीच में भी रख लो। मैंने देखा बाहर ठंड में कांप रहा था। वो मचलते हुए अपनी आंखों से अपने भांजे की ओर देखने लगी और मैं अब बिस्तर के एक कोने में लेट गया। चाहे हम बिस्तर पर लेटे थे, लेकिन हमारे बीच कोई ज़्यादा दूरी नहीं थी क्योंकि राहुल बिस्तर के किनारे पर लेटा था और हमारे बीच में प्रीति लेटी थी और सबसे आखिर में मैं लेटा था। मैंने लाइट ऑफ की और फिर से बिस्तर पर आकर सो गया। मैं प्रीति के सामने सोने का नाटक कर रहा था, लेकिन प्रीति के साथ बिस्तर पर लेटे रहने में मुझे नींद कैसे आ सकती थी। मेरा मन तो शरारत करने का कर रहा था, लेकिन मैं चाहता था कि इसकी शुरुआत प्रीति करे। शायद ऊपर कोई मेरी बात सुन रहा था। थोड़ी देर बाद मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी ने मेरे पैरों की उंगलियों को छू लिया हो। मुझे ये जानने में देर नहीं लगी कि ये पैर किसका है, क्योंकि राहुल तो साइड में लेटा था और बीच में प्रीति थी। जैसे ही प्रीति ने मेरे साथ ऐसी हरकत की, मेरे पूरे शरीर में हलचल हो गई। वैसे भी मैं जाग रहा था और इस हलचल को मैंने जल्दी ही महसूस कर लिया था। मैंने देखा कि कोई बार बार मेरे पैरों की उंगलियों को छू रहा है। मुझे ये बहुत अच्छा लग रहा था। उस समय मेरे पूरे शरीर में आग लग गई। मैंने जानबूझकर सोने का नाटक करना शुरू कर दिया। फिर मैंने अपने जज्बातों पर काबू ना रखते हुए जल्दी से अपना हाथ प्रीति के चादर में रख दिया। मैंने अपने हाथों को इस तरीके से रखा कि उसे ये महसूस हो कि मैं नींद में ये सब कर रहा हूँ। जिस तरह वह बार बार मेरे पैरों को छू रही थी, उससे मुझे ये अंदाज़ा हो गया कि वह अभी तक सोई नहीं है बल्कि जाग रही है। मैंने धीरे धीरे ये महसूस करने की कोशिश की कि उसका हाथ कहाँ है और जल्दी ही मुझे उसका हाथ मिल गया। मैंने अपने हाथ से उसके हाथ को सहलाना शुरू कर दिया क्योंकि मैं पहली हरकत उसे करवाना चाहता था। खैर, जिस तरह की सोच मैं कर रहा था वैसा ही मेरे साथ हो रहा था, लेकिन मुझे हैरानी तब हुई जब उसने पलट कर मुझे गले लगा लिया।
जैसे ही उसने मुझे गले लगाया मेरे पूरे शरीर में करंट सा लग गया। मैं बता नहीं सकता कि उस समय मैंने अपने जज्बातों पर काबू कैसे पाया, लेकिन आखिरकार मैं भी एक लड़का था, इसलिए मुझे अपने आप को कंट्रोल में रखना था। शायद अब वह भी अपने जज्बातों पर काबू नहीं रख पाई और वो हरकत कर बैठी जिससे मैं भी अपना होश खो बैठा। फिर प्रीति ने मुझे वो सुकून दिया जिसका मैं कब से इंतजार कर रहा था। मुझे बहुत खुशी महसूस हो रही थी और प्रीति भी बहुत खुश थी। हम सारी रात साथ में सोते रहे। अगले दिन उसे अपने घर जाना था। मेरा दिल नहीं कर रहा था कि मैं उसे भेजूं, इसलिए मैंने जिद करके उसे एक हफ्ते के लिए रोक लिया। एक हफ्ते हमने बहुत मस्ती की और एक हफ्ते बाद वह अपने घर चली गई। मैं उस एक हफ्ते को अपनी जिंदगी में कभी नहीं भुला सकता, क्योंकि उस हफ्ते उसने मुझे बहुत खुशी दी थी जो मैं कभी नहीं भुला सकता। जिस दिन मुझे नौकरी मिली उस दिन मैं बहुत खुश था, क्योंकि मैं अपनी चाची की बहन के साथ शादी की बात करने के बारे में सोच रहा था। एक दिन मैंने अपनी चाची को बता दिया, चाची मैं आपकी बहन से बहुत प्यार करता हूँ और उससे शादी करवाना चाहता हूँ। मेरी चाची को इस बात पर कोई ऐतराज नहीं था, क्योंकि मेरी अच्छी नौकरी लग चुकी थी और मेरी सैलरी भी बहुत अच्छी थी। चाची ने अपने घर के साथ भी बात की और उन्होंने भी मान लिया। अब 1 महीने बाद हमारी शादी है और हम दोनों बहुत खुश हैं। अब हम अपनी जिंदगी के पूरे नज़ारे लेते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद। जब मैं 19 साल का हुआ तो मेरी मौसी हमारे घर में ही काम करती थी। मेरे माँ बाप कुछ महीनों के लिए इंडिया से बाहर गए थे। मौसी 40 साल की खूबसूरत महिला थी। वह हमेशा मुझे नहलाने की जिद करती थी। वह यह समझने को तैयार नहीं थी कि अब मैं बड़ा हो गया हूँ। ऐसे ही एक दिन उसने मुझसे कहा, जब तुम छोटे थे तो मैं तुम्हें अपने कंधे पर बैठा कर खिलाया है। मैंने कहा, मौसी मुझे शर्मिंदा मत करो। फिर भी मौसी न मानी और नहाते वक्त मेरा इतना बड़ा देखकर वहीं पर। मेरा नाम साहिल है। मेरी उम्र अभी 19 साल है। दोस्तों, कहते हैं कि मौसी माँ का दूसरा रूप होती है, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे अपनी मौसी के साथ यह सब करने का मौका मिलेगा। मुझे नहीं पता था जिसने बचपन में मेरा इतना ख्याल रखा उसका मेरे प्रति नजरिया इस तरह बदल जाएगा। एक बार मेरे माता पिता 2 महीने के लिए विदेश चले गए। इसी बीच माँ ने घर का काम देखने के लिए एक नौकरानी भेज दी। दूसरे दिन सुबह के 9 बजे घर की घंटी बजी तो मम्मी पापा विदेश चले गए थे। इसीलिए मैंने जैसा ही दरवाजा खोला तो देख मेरे सामने एक लंबी सी सुंदर बदन वाली खूबसूरत औरत खड़ी है। वे बोली, इस घर में एक नौकरानी की जरूरत थी ना। मैंने कहा, मेरी माँ ने आपको बुलाया होगा। फिर मैंने उस औरत को तुरंत अपने घर के अंदर बुला लिया। फिर मैंने उसे घर की रसोई दिखाई, लेकिन वह औरत कुछ ज्यादा ही तेज निकली। उसे तुरंत पता चल जाता था कि रसोई में क्या चीज कहाँ रखी है। फिर मैं अपनी माँ को फोन करके बताया कि घर में नौकरानी आई है। नौकरानी के आने की खबर सुनकर माँ की चिंता दूर हो गई। दिन भर के काम के बाद जब शाम को नौकरानी के काम से छुट्टी का समय आया, फिर उसने कहा, साहिल मैं सुबह से तुम्हारे साथ हूँ, लेकिन तुम अभी भी मुझे पहचान नहीं पाए। उसकी बात सुनकर मैं हैरान हो गया। मैंने उससे कहा, मैं जानता हूँ कि तुम एक काम वाली महिला हो, आपकी दूसरी पहचान क्या होगी भला। इस पर वह बोली, मैं इस घर में नौकरानी बनकर जरूर आई हूँ, लेकिन इससे पहले मैं तुम्हारी मुंह बोली मौसी के नाम से जानी जाती थी। मेरा नाम सुमन है। मैं बचपन से तुम्हारा बहुत ख्याल रखा है। मैं तुम्हारी मौसी हूँ। मेरी देखभाल के लिए मेरी माँ ने मौसी को भेजा था। यह मुझे पता नहीं था। मुझे नहीं पता था कि सुमन जी मेरी मौसी है। जब बच्चा बड़ा हो जाता है तो उसे बचपन की बातें भी याद नहीं रहती, और मेरे साथ भी वही हुआ, लेकिन मुझे उनका नाम लिया था। इसीलिए जैसे ही सुमन मौसी ने मेरा हाथ अपने हाथ में लिया, मुझे उनके स्पर्श से माँ का एहसास हुआ। मैंने उनसे कहा, आज मैं इतने सालों बाद अपनी मौसी से मिला हूँ, इसीलिए मैं बहुत खुश हूँ। जब उन्होंने देखा कि मैं उन्हें पहचान लिया है तो उनके चेहरे पर भी मुस्कान आ गई। शाम के 6 बज रहे थे तो मैं मौसी से कहा कि अब घर का सारा काम हो गया है, अब आप जा सकती हैं। कल समय पर काम पर आ जाएगा।
इस पर वह बोली, साहिल बेटा, मेरे पास अपना मकान नहीं है। अगर आप मेरी सैलरी में सिर्फ मुझे 2000 कम भी दोगे तो भी चलेगा, लेकिन अगर मुझे रहने के लिए एक कमरा मिल जाए तो अच्छा रहेगा। फिर मैं अपनी माँ को फ़ोन किया। मैंने अपनी माँ को सब कुछ बता दिया तो माँ ने कहा कि हमारे घर में काफ़ी खाली कमरा है, उसे कमरा दे दो। अगर वो घर में रहेगी तो तुमको कुछ भी चाहिए होगा तो तुरंत लाकर तुम्हें दे देगी, तो मैं भी कोई छोटा बड़ा काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। माँ की बात मानकर मैंने उन्हें घर में एक कमरा दे दिया। वह अपने साथ कोई भी कपड़ा नहीं लाई थी, इसलिए मैंने उन्हें माँ की कुछ पुरानी साड़ियाँ भी दी थीं और अपनी माँ की ही कमरे में चेंज करने को बोल दिया और मैं बाहर आ गया। लगभग 10 मिनट के बाद मैं माँ के कमरे में दाखिल हो गया, क्योंकि मैं उनके कमरे में से मोबाइल चार्ज लेना चाहता था। मैं भूल गया था कि मौसी वहाँ कपड़े बदल रही थी। मौसी को कपड़े बदलते देखा तो मैं तुरंत अपनी आंखें बंद कर लिया, लेकिन मौसी को मुझे वहाँ देखकर कोई शर्म नहीं आई। फिर उन्होंने कहा, साहिल आओ मेरे सामने बैठो और मुझे बताओ कि तुम्हारी माँ की यह साड़ी मुझ पर कैसी लग रही है। जब वह अपने कपड़े बदल रही थी तब भी वह मुझे अपने सामने बुला रही थी, लेकिन मुझे यह सही नहीं लगा। मौसी देखने में बहुत सुंदर थी। वे 40 साल की थीं, लेकिन उनका शरीर बिल्कुल भी एक अधेड़ उम्र की औरत का नहीं लगता था। कुछ ही देर में वह मेरी माँ की साड़ी पहनकर उनके कमरे से बाहर आ गई। उस पुरानी साड़ी में भी सुमन मौसी बेहद खूबसूरत लग रही थी। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। उन्हें काम पर घर आए 10 दिन हो गए थे। फिर उन्होंने मुझे अपने बचपन की यादों के बारे में बताया। यादों को सुनकर वह छोटा लड़का जो हमेशा अपने मोबाइल फोन में व्यस्त रहता था, अब उसे अपने बचपन की यादें याद आने लगी थीं। सुमन मौसी ने मुझे थोड़ा परेशान कर दिया था। उसे आए हुए कुछ दिन हुए थे, तभी उसने मुझसे कहा कि समीर, आज मैं तुम्हें अपने हाथों से नहलाऊंगी। मुझे उनके हाथ से नहाने में बहुत शर्म आ रही थी। मैंने मौसी से कहा, नहाने का काम छोड़ दीजिए, बल्कि आप देखिए कि आज नाश्ते में क्या बनाना है। मेरे बार बार मना करने पर वह मुझे नहलाने के लिए जिद करने लगी, चाहे मैं कितना भी जोड़ दें। मैं उनसे नहाना नहीं चाहता था और मैं वहीं किया। मैं सवार लेकर बाहर आया तो मैंने देखा मौसी मेरे कमरे में बैठी हुई है। उसने मुझसे कहा, तुम मेरे हाथ से नहीं नहाओगे, लेकिन अब मुझे तुम्हारे गीले बालों को पोंछना है। मैंने उनके सामने अपना सर झुकाकर उन्हें अपना तौलिया दे दिया। फिर मैं उनके सामने बैठ गया। वह मेरे बाल संवारने लगी। मौसी मेरे घर के सदस्य की तरह थी, इसलिए मैं उनके साथ बहुत खुले विचारों वाला था। मैं उनसे कहता था कि आप इस घर को अपना घर समझे। मैं उनसे जो कहा उन्होंने मुझे गौर से सुना। वह हमारे घर में ऐसे रहने लगी जैसे वह उनका अपना घर हो। एक शाम में दोस्तों के साथ जन्मदिन की पार्टी में जा रहा था। फिर मौसी ने मुझसे पूछा कि तुम कहाँ जा रहे हो। मैं उनसे कहा कि मैं एक पार्टी में जा रहा हूँ। इस पर मौसी बोली, तुम मुझे घर का सदस्य कहते हो और अकेले बाहर जा रहे हो। कभी कभी अपनी बेचारी मौसी को कहीं बाहर ले जाओ, घुमाओ फिराओ। फिर मैं उनसे कहा, मैं आपको बाहर घुमाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन क्या आप उस भारी आधुनिक वातावरण में अपनी बराबरी कर सकती हैं? उस पर उन्होंने मुझे सहमति दी। फिर मैंने उन्हें माँ के कमरे से एक अच्छी साड़ी पहनकर तैयार होने के लिए कह दिया, क्योंकि वह पार्टी शानदार थी। जब मैं तैयार होकर माँ के कमरे से बाहर आई तो उन्हें देखकर मेरी आंखें चमक उठीं, क्योंकि मौसी की सुंदरता की चमकती तुरंत मेरी नज़र खींच ली। मुझे लगा कि वह उम्र दराज है, लेकिन वह तो बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। वह मेरी माँ के कमरे से साड़ी नहीं बल्कि उनकी आधी साड़ी पहनकर आई थी और उन्होंने एक मॉडल की तरह मेकअप किया था। वह देखने में बहुत सुंदर लग रही थी। आज मैंने एक ऐसी महिला को देखा जो साधारण साड़ी में एक अलग ही अवतार में नजर आ रही थी। वह बिल्कुल भी 40 साल की नहीं लग रही थी। उस ड्रेस में उनका शरीर भी बेहद नाजुक सा लचीला लग रहा था। उनके वजूद पर जब मेरी नज़र गई तो मैं शर्म से अपना सर झुका लिया। फिर जैसे ही मौसी मेरे और बढ़ी, उनका पैर उसकी हील वाली सैंडल से फिसल गया और वह मेरे ऊपर आकर गिर गई। अब उनकी सुंदरता की महक की खुशबू मेरे चारों ओर फैल गई थी। उनका वजूद मुझे टकरा गया। मैं एक अलग फीलिंग महसूस करने लगा था, लेकिन मौसी मेरे ऊपर से उठ नहीं रही थी। उन्होंने मुझे कसकर दबोच लिया। फिर मेरी हालत बिगड़ने लगी। मेरा खुद पर काबू पाना मुश्किल हो रहा था। इससे पहले कि हमारे बीच में कुछ होता, अचानक मौसी हिली। तब जाकर मुझे भी होश आया और मैंने उन्हें धक्का देकर अपने से दूर कर दिया। मैंने उनसे कहा, आपने जो भी मेकओवर किया है, इससे आप एक मॉडल की तरह दिख रही हैं। यह सब तो ठीक है,
लेकिन कृपया आप हील्स ना पहने, मुझे आपको हर कदम पर उठाना पड़ेगा। फिर उन्होंने हील वाली सैंडल एक तरफ रख दी और मेरी माँ की दूसरी फ्लैट सैंडल पहन ली। जब हम दोनों कार में बैठकर पार्टी के लिए निकले तो मेरी नज़र मौसी के वजूद पर थी। पार्टी में भी मेरे दोस्तों को लगा कि वह मेरी गर्लफ्रेंड है। सचमुच में एक गर्लफ्रेंड की तरह लग रही थी। इसलिए पार्टी में मेरे सभी दोस्तों ने सोचा कि वह मेरी प्रेमिका थी, लेकिन मौसी ने गलत फहमी दूर करने के बजाय और भ्रम पैदा कर दिया। मेरे सभी दोस्तों को उन्होंने बताया कि मैं साहिल के दोस्त हूँ। जब हम पार्टी से निकले तो मैं उनसे पूछा कि आपने ऐसा क्यों किया। फिर भी बोली, तुम्हारा चेहरा तो तभी देखने लायक था जब तुम्हारे दोस्तों ने सोचा कि मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूँ। यदि तुम्हें यह बात पसंद नहीं आई तो मैं उनके लिए क्षमा चाहती हूँ। जैसे ही मौसी ने यह कहा, मैंने उनसे कहा, आपको माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है, आपने जो किया वैसे ही किया, मुझे भाव खाने की आदत है। इस पर उन्होंने कहा, मैं तब से तुम्हें जानती हूँ, जब तुम 2 साल के थे तब से मैं तुम्हारी देखभाल की है, मैं तुम्हारे स्वभाव को भारी भांति जानती हूँ। मैं उनकी बात सुनकर मुस्कुरा दिया। फिर उन्होंने सीधा कहा कि अब तो हमारी दोस्ती का विषय छिड़ गया है, तो अब मैं सच में तुम्हारी दोस्त बनने के लिए तैयार हूँ। और मौसी मेरी दोस्त बन गई थी। फिर मैं बोला, अब आपको मेरी मौसी बनाने की उम्र भी बीत गई है और आपको मौसी कहने की मेरी भी उम्र भी बीत गई। फिर वह कहने लगी कि फिर तुम मुझे सुमन कहकर बुलाना, यह ठीक रहेगा ना। वह 40 साल की महिला थी, इसलिए मुझे उन्हें उनके नाम से बुलाने में थोड़ी शर्म आ रही थी, लेकिन दिखने में वह एक खूबसूरत और जवान लड़की की तरह लग रही थी। इसलिए तो मेरे मुंह से सुमन शब्द निकल गया। अब अपना नाम सुनकर किसी नई नवेली दुल्हन की तरह शर्मा गई। फिर हम बातें करते हुए घर पहुंचे और अब हम दोनों थक गए थे, इसीलिए घर पहुंचते ही हम अपने अपने कमरे में चले गए। अगले दिन मुझे समझ नहीं आ रहा था कि कॉलेज जाने से पहले कौन सी शर्ट पहनूं। जैसे ही मैंने अपनी माँ को फ़ोन करके पूछना शुरू किया कि मुझे कौन सी शर्ट पहननी चाहिए, तभी सुमन कमरे में दाखिल हुई। फिर उसने मुझे फ़ोन रखने को कहा। फिर उसने कहा कि जब तुम्हारी सामान घर पर है तो तुम्हें अपनी माँ को फ़ोन करके परेशान करने की क्या ज़रूरत है। तुम क्या चाहते हो, क्या नहीं चाहते हो, अब यह मेरी जिम्मेदारी है, तो फिर तुम मुझे यह भी पूछ सकते हो। मेरी पसंद इतनी बुरी भी नहीं है। फिर सुमन ने मुझे अपनी पसंद की एक शर्ट निकाल कर दी। उसे पहनने के बाद मैं तैयार होकर कॉलेज के लिए निकल गया। उस रात सुमन मेरे कमरे में आई। उसने मुझसे कहा, तुम बहुत थक गए हो, इसलिए आज मैं तुम्हारे सर में तेल की मालिश करूंगी। जैसे उनका हाथ मेरे बालों में घूमने लगा, मेरे रोंगटे खड़े हो गए। फिर धीरे धीरे उनका हाथ मेरे बालों से मेरी पीठ पर चला गया। माँ के पास यह सब करने का बिल्कुल भी समय नहीं था। मुझे तो याद ही नहीं आया कि मेरी माँ ने मुझे कब ऐसे तेल की मालिश की थी। वह तो अपने काम में व्यस्त रहती थी, इसलिए उन्हें टाइम नहीं मिलता था। लेकिन आज सुमन अपने हाथों से मेरे सर की मालिश कर रही थी। जब वह मालिश कर रही थी तो मुझे गहरी नींद आ गई। अगले दिन जब मैं उठा तो मैं देखा कि सुमन मेरे पैरों के पास सो रही है। जागते ही मैंने उन्हें भी जगाया। फिर मैं उनसे कहा, आप यह मेरे पैरों के पास क्या कर रही हो? उन्होंने कहा, कल जब मैं तुम्हें तेल की मालिश कर रही थी तो मेरी भी आंख लग गई थी। आज सुबह सुमन ने मुझे एक सवाल पूछा जिसने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया। उन्होंने कहा, रात को कुछ देर के लिए मैं तुम्हारे कंधे पर हाथ रखा था तो तुम तुरंत सो गए क्या? तुम्हारी माँ तुम्हें समय नहीं देती क्या? तुम्हें कभी सर की मालिश नहीं की गई? मैंने उनसे यह नहीं बताया कि मेरी माँ को अपने काम से मेरे लिए समय नहीं मिलता। इन सब के विपरीत मैंने उनसे कहा, ऐसा कुछ नहीं है, मेरी माँ मेरा बहुत ख्याल रखती है। फिर सुमन ने सिर हिलाया और बाहर चली गई। कुछ ही देर में हम दोनों नाश्ते की टेबल पर बैठ गए। तभी घर की घंटी बजी और मम्मी पापा दोनों घर आ गए। मैं अपने माता पिता को देखकर बहुत खुश हुआ। जब माँ और पापा दोनों घर आए तो पापा की नज़र भी मेरी तरफ से हटकर सुमन जी पर थी। वह उन्हें ऊपर से नीचे तक देख रहे थे और आज तो वह और भी खूबसूरत लग रही थी। पापा की नज़रें उन पर से हटाने के लिए मैं पापा की गले लग गया। माँ सुमन जी को बहुत अच्छे से जानती थी, इसीलिए माँ उनके गले से लग गई। उसी दिन रात को भोजन करते समय वे पापा को फिर से अलग तरह की नज़रों से सुमन की ओर देखते हुए देखा। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि वह उन्हें इतने ध्यान से क्यों घूर रहे हैं। उनका इस तरह उन्हें घूरना मुझे परेशान कर रहा था। रात को खाना खाने के बाद भी अपने कमरे में चले गए, लेकिन सुमन अभी किचन की सफाई कर रही थी। किचन साफ करने के बाद वह अपने कमरे में चली गई। कुछ देर बाद में भी उनसे मिलने उनके कमरे में चला गया। क्योंकि आज हमारे पास कहने को कुछ था,
सुमन मुझे अपने कमरे में देखकर चौंक गई। फिर मैं उनसे कहा, आपको इतना डरने की जरूरत नहीं है, मैं हूँ आपका साहिल। इस पर सुमन बोली, तुम इतने अचानक से आए कि मैं थोड़ी डर गई थी। बताओ, कुछ काम था क्या? मैंने कहा, नहीं सुमन, कोई काम नहीं था। हमने आज ज्यादा बात नहीं की, इसीलिए मैं आपसे मिलने आ गया। और उन्होंने कहा, ठीक है, अगर तुम्हें मेरी जरूरत हो तो आधी रात को भी मुझे फोन कर सकते हो, मैं तुम्हारे लिए ही यहाँ पर हूँ। मुझे बिना कोई सवाल किया वह मेरी बात मान गई। फिर मैं तुरंत उसके कमरे से निकल गया। अगले दिन सुबह के 10 बजे अभी तक नाश्ता नहीं बना था। सुमन जी जो हर दिन मेरे लिए 8 बजे नाश्ता लाती थी, आज 9 बजे तक नाश्ता नहीं लाई थी। इसलिए मैं रसोई में यह देखने गया कि नाश्ते में देर क्यों हो रही है। मैं जैसे ही किचन में गया तो देखा कि सुमन अपना चेहरा नीचे की यहीं खड़ी थी। वह गहरी सोच में पड़ी थी। मैंने उनसे पूछा कि क्या हुआ। फिर वह बोली, तुम्हारे पापा में आगे कुछ कहने वाली थी कि तभी पापा रसोई में आ गए। पापा को देखकर उन्होंने अपना सर मेरी ओर से घुमा लिया। कल जब से पापा घर आए हैं तब से पापा की बुरी नज़र सुमन जी पर थी। मैं उसे पर उनकी बुरी नज़र देख सकता था। सुमन सिर्फ मेरी मौसी नहीं थी, बल्कि अब हमारे बीच दोस्ती हो गई थी। मैं उसके साथ इस तरह दूर व्यवहार होते नहीं देख सकता था। मैं जानना चाहता था कि एक दिन में पापा ने उसके साथ ऐसा क्या किया कि वह इतनी डर गई। मैं आज रात सोने के लिए अपने कमरे में चला गया, लेकिन मेरा मन बेचैन हो रहा था। मैंने सोचा कि मुझे सुमन को देखना चाहिए, इसीलिए मैं अपना कमरा छोड़कर सीधा सुमन के कमरे में चला गया। जब उनके कमरे के पास पहुंचा तो देख मेरे पापा सुमन जी के कमरे में थे। उन्होंने उनके हाथों में ढेर सारे नोट रख दिए और कहा, पापा ने उसके साथ कुछ गलत तो नहीं किया? पापा ने अचानक इतने पैसे क्यों दे रहे थे? सामने का दृश्य देखकर मेरे मन में एक पक्ष उठा। सुमन जी पापा से कह रही थी कि जब तक मैं साहिल से नहीं मिलूंगी मैं इस घर से नहीं जाऊंगी। फिर मैं सोचने लगा कि शायद वह मुझसे प्यार करने लगी है, इसलिए बिना समय बर्बाद किया मैं उसके कमरे में चला गया। फिर मैंने पापा से कहा, आप सुमन के साथ क्या कर रहे हैं? मैंने पापा से सवाल किया तो मम्मी भी कमरे में आ गई। जब उन्होंने मुझे वहां देखा तो उनके चेहरे पर 12 बज गए थे। माँ और पापा के चेहरे पर और अधिक परेशानी नजर आने लगी। फिर मेरे माता पिता मुझसे कह रहे थे, तुम अपने कमरे में जाओ। मैंने उनसे कहा, मैं अब बच्चा नहीं हूँ, मैं जानना चाहता हूँ कि यह क्या हो रहा है और आपने सुमन के साथ क्या किया है। तभी सुमन मेरे पास आई और मेरे गले से लगकर रोने लगी। फिर सुमन कहने लगी, साहिल तुम ही हो इस घर में जो मुझे समझते हो। जब से मैं इस घर में आई हूँ मैं तुम्हें इन लोगों के बारे में सच्चाई बताना चाहती हूँ, लेकिन मैं एक इंसान होने के नाते चुप रही। सुमन ने कुछ शब्द कहे और फिर मेरी गर्दन से चिपक कर रोने लगी। मैंने भी अपने माता पिता के सामने उसे अपनी बाहों में ले लिया और अपने माता पिता से कहा कि अगर आप किसी गरीब महिला के साथ कुछ भी गलत करोगे तो मैं ऐसे बर्दाश्त नहीं करूँगा। तब माँ सुमन से कहा, बेहतर होगा कि तुम चुप रहो और यहाँ से चली जाओ। अचानक सुमन मेरी माँ पर चिल्लाने लगी। उसने कहा कि अब मैं चुप नहीं रहूँगी, मैं साहिल को तुम्हारी सारी सच्चाई बताकर रहूँगी। फिर वह कहने लगी, शायद तुम अपनी अमीर माँ बाप के बेटे नहीं हो, तुम मेरी बड़ी बहन के बेटे हो। तुम्हारी माँ का नाम सुशीला है। सुशीला कुछ साल पहले घर में काम कर रही थी। उसने 2 जुड़वा बच्चों को जन्म दिया था। उनमें से एक को तुम्हारे पापा ने तुम्हें गोद दे दिया। अब मैं तुम्हारे दूसरे भाई की देखभाल करती हूँ, मैं तुम्हारी भी अच्छी देखभाल करूँगी। तुम अभी मेरे साथ आओ। मैं सुमन को अपने से दूर कर दिया। फिर मैं उनसे कहा, मुझे आपकी बातों पर भरोसा है, आप मेरी मौसी ही होगी, लेकिन मैं आपके साथ आकर अपनी ज़िंदगी ख़राब नहीं करना चाहता। आप यह गलत कह रही हैं कि यह मेरे माता पिता नहीं है। आप उन्हें धमकी दे रही हैं कि आप मुझे सच बता देंगे कि मैं उनका बेटा नहीं हूँ, इसीलिए मुझे खोने से डरते थे, क्योंकि उन्होंने एक माँ और पिता की तरह मेरा ख्याल रखा है। अब मैं सारी सच्चाई जान गया हूँ और आपके मुंह से सुनने में मुझे कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि मेरे माता पिता ने मुझे मेरे सोच से भी अधिक अच्छा जीवन दिया है। फिर माँ और पिताजी मौसी को पुलिस को देने जा रहे थे, लेकिन मेरे जुड़वा भाई के कारण उन्होंने उसे छोड़ दिया, क्योंकि वह उसकी देखभाल कर रही थी। ऐसे ही कुछ पैसे उसने कुछ साल पहले मेरे माता पिता से लिए थे। मेरे जन्म के बाद माँ का निधन हो गया। सुमन ने मेरे बड़े भाई की ठीक से देखभाल नहीं कि उसने उसे उचित संस्कार नहीं दिए थे और इसीलिए आज उसकी हालत खराब थी। मेरा भाई गलत संगत में पड़ गया था। वह इधर से उधर से चोरी करके अपना मनोरंजन करती थी और अब भी वह मेरे माता पिता से पैसे हड़पने के लिए आई थी। उसने घर से कुछ गहने चुरा लिए थे। वह उससे संतुष्ट नहीं थी। उसने मेरे माता पिता से 20 लाख रुपए की मांग की थी।
लेकिन इस बार मेरे माता पिता ने उसे मना कर दिया, इसीलिए तो उन्हें धमकी दे रही थी और मेरे माँ पापा उससे कुछ पैसे देकर हमारे घर से बाहर निकाल रहे थे। उसने मेरे भरोसा जीतने की अच्छी कोशिश की थी। वह मुझे अपने प्यार के जाल में फंसाना चाहती थी, लेकिन जैसे ही उसकी सच्चाई सामने आई तो मेरे मन से उनके लिए प्यार निकल गया। कुछ साल पहले मेरे माता पिता ने मुझे गोद लेने के लिए सुमन को पैसे दिए थे, लेकिन वह उन पैसों का ठीक से इस्तेमाल नहीं कर पाई, ना ही वह मेरे बड़े भाई को अच्छी परवरिश दे पाए। अगर उन्होंने समय रहते हुए उस पैसे और समय की कदर की होती तो आज मेरा बड़ा भाई बेहतर रास्ते पर होता, लेकिन मौसी से ना तो उसे अच्छे संस्कार दे और ना ही अच्छी शिक्षा दी। इसीलिए मेरे माता पिता ने मेरे बड़े भाई को भी गोद लिया और उसे भी मेरी तरह अपनी औलाद की तरह समझने लगे और मौसी को हमेशा के लिए घर से निकाल दिया। मैं अपने माँ बाप का बहुत बहुत आभारी हूँ जो उन्होंने मुझे और मेरे भाई को इतनी अच्छी जिंदगी दी। अगर वक्त रहते मुझे मौसी की सच्चाई न पता चलती तो मैं बुरी तरह उनके जाल में फंस जाता। कुछ लोग पैसों की लालच में आकर रिश्तों की मान मर्यादा बिल्कुल भूल जाते हैं। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की कहानी। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।